शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा उज्जैन में महाकाल में आज हुए छबीना श्रृंगार की भी हो रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्र पर्व की धूम है। शिव नवरात्र में हर दिन भगवान महाकाल का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। आज 5वें दिन भगवान का छबीना श्रृंगार करने की परंपरा है। छबीना श्रृंगार भगवान के नवयुवक स्वरूप को दर्शाता है। भगवान को नवीन पीले राजसी वस्त्र पहनाए जाते हैं और राजा की तरह सजाया जाता है। रत्न जड़ित रजत मुकुट से श्रृंगार किया जाता है। रुद्राक्ष और फूलों की माला पहनाई जाती है। भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त महाकाल मंदिर पहुँच रहे हैं। गुजरात के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन हो रहा है। सोमनाथ मंदिर में रोजाना करीब 75,000 श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। शिव भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं के मंदिर में अंदर आने और बाहर जाने के रास्ते अलग अलग हैं। पार्किंग में भी प्रसाद के अलग काउंटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 14 से 16 फरवरी तक गीत संगीत के कई कार्यक्रम भी होंगे। महाशिवरात्रि पर ज्यादा से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन कर पाएं, इसके लिए मंदिर लगातार 42 घंटे तक खुला रहेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के शुभारंभ से आस्था के रंग और गहराने लगे हैं। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। दूर दूर से आए कांवड़ियों ने आज हर की पैड़ी से पवित्र जल लेकर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने से यहाँ की रौनक बढ़ गई है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कांवड़ यात्रा में कुछ कांवड़िये ऐसे हैं जो पैदल ही 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो पहली बार कांवड़ लेकर निकले हैं। कांवड़ यात्रा के रूट पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और विश्राम स्थलों का इंतजाम किया गया है। सूरत की एक महिला भक्त ने अंबाजी मंदिर में माता रानी को 100 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी दान स्वरूप भेंट की है। इस तरह महिला भक्त ने देवी मां के मंदिर में सोना चांदी मिलाकर करीब 16,24,000 रुपए की कीमत का दान दिया। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इनके दिए सोने का उपयोग मंदिर के स्वर्ण शिखर को बनाने में किया जाएगा। अभी अंबाजी मंदिर का शिखर करीब 61 फीट तक सोने से बनकर तैयार हो गया है, जिसमें करीब 140 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। घर घर में जले शिक्षा की अखंड ज्योति, इस उद्देश्य को लेकर करनाल के 3 सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने यहां फ्लाईओवर के नीचे खोली है उम्मीद की पाठशाला। तीनों यहां 60-70 जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। वो सुबह पहले स्कूल जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इन बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही वो इन जरूरतमंद बच्चों का एडमिशन भी सरकारी स्कूल में करवाते हैं। 3 जुलाई 2021 में शुरू हुई इस पाठशाला में फ्लाईओवर के पिलर्स ब्लैक बोर्ड का काम कर रहे हैं। जाहिर है ये पहल गरीब बच्चों में शिक्षा की राह खोल रही है ताकि ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकें। और अब बात करते हैं पहाड़ों पर बर्फोत्सव की। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक विंटर कार्निवल की बहार है। स्नो फेस्टिवल ने पहाड़ों की वादियों में एक नई ऊर्जा भर दी है। कश्मीर के बांदीपुरा में ट्राइबल स्नो फेस्टिवल में हजारों युवाओं ने भागीदारी की और पर्यटकों ने इन खेलों का भरपूर लुत्फ उठाया। वहीं उत्तराखंड का औली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। औली में स्कीइंग चैंपियनशिप 12 से 16 फरवरी तक चलेगी। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस फेस्टिवल में स्थानीयों के साथ साथ पर्यटकों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड का औली एक बार फिर नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इस आयोजन को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों और पर्यटन कारोबारियों का जोश हाई है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जम्मू कश्मीर हो या देवभूमि उत्तराखंड, इन बर्फीली वादियों में स्नो फेस्टिवल के रंग हर ओर बिखरे हुए हैं। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद यहाँ के स्नो फेस्टिवल्स ने पर्यटकों के रोमांच को और बढ़ा दिया है। स्कीइंग, स्नो रेस, स्नोबॉल फाइट समेत कई और एडवेंचर गेम्स से युवाओं का जोश हाई है। बर्फ से बना ये शुभंकर इस स्नो फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और सैलानियों का वेलकम कर रहा है। हमारे लोगों ने भी खेला कूदा, इनको भी अच्छा लगा ये, और इस चीज़ के ऊपर हम बड़े खुश हुए।
स्नो फेस्टिवल की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की हैं। इस स्नो फेस्टिवल में रग्बी, टग ऑफ वॉर, स्नो कबड्डी समेत कई और स्नो गेम्स देखने को मिले। सबसे पहले हम आपको स्नो टग ऑफ वॉर दिखाते हैं। देखिए कैसे युवा रस्सी पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए दोनों टीमें जमकर जोर आजमाइश कर रही हैं। बर्फीली जमीन पर खिलाड़ियों के पैर फिसल रहे हैं। इसके बावजूद दोनों टीमें अपनी जीत के लिए जोर लगा रही हैं और दोनों टीमों के प्रशंसक अपनी टीमों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और टीम जैसे ही जीत हासिल करती है, प्रशंसक खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। इस फल-फलांग एरिया में ये जो गेमें होती हैं बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पर कबड्डी खेली गई, यहाँ पर रस्सा खींचा गया और वॉलीबॉल खेला गया और अच्छी बात इसमें बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। ये नहीं कि जो बच्चों ने लिया, इनमें बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ हमारे यूसुफ शाह हैं, गुलाम हसन साहब है, मोहम्मद रफीक है, मिर्जा साहब थे, बड़े बड़े लोग थे, जुनैद साहब थे, इसमें अच्छे लोग थे यहाँ और लोगों ने भी हिस्सा लिया इसमें। एक ही नहीं, बच्चों ने इसमें नहीं किया, इसमें बच्चों ने भी किया। अब हम आपको स्नो रग्बी से रूबरू करवाते हैं। देखिए ये टीमें स्नो रग्बी में जोर आजमाइश कर रही हैं। बॉल को अपने पाले में लाने के लिए दोनों टीमें पूरा जोर लगा रही हैं। कभी बॉल इधर तो कभी उधर। बॉल को अपने पास रखने के लिए खिलाड़ी एक दूसरे को छकाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ये फेस्टिवल जो हुआ इसका बहुत फ़ायदा यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आए, टाइम दिया अपना और सबने गेम्स खेले। तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल हम चाहते हैं आगे भी होने चाहिए ताकि लोग यहाँ पे जो बच्चे खासकर स्टूडेंट्स हैं 9th 10th के या और भी बाकी जो यूथ है वो गेम्स में आएँ और इस ऐसी एक्टिविटीज़ में आएँ क्योंकि गेम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आजकल आप देख भी रहे हैं सर, कश्मीर में जैसे बहुत सारे फितने फसाद चल रहे हैं, स्कैम्स चल रहे हैं, ड्रग्स वगैरह हो रहे हैं। तो अगर हम गेम्स में आएंगे तो काफ़ी इन चीज़ों से बच सकते हैं सर। तो गेम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खेल स्नो कबड्डी का हो तो क्या कहना। देखिए दोनों टीमें कैसे एक दूसरे को पछाड़ने के लिए रणनीति बनाती हुई दिख रही हैं। कबड्डी बोलने वाले खिलाड़ी को कैसे दूसरी टीम के खिलाड़ी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी टीम के लिए बढ़त हासिल करने की कोशिश करता है और जैसे ही खेल खत्म होता है प्रशंसक खुशी से झूम उठते हैं। दरअसल बांदीपुरा के ट्राइबल गांव कैटसन में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की ओर से वाइब्रेंट ट्राइबल स्नो फेस्टिवल हुआ, जिसका मकसद युवाओं के स्किल्स का सही दिशा में इस्तेमाल करना था, उनको बुरी आदतों से दूर रखना। ऐसे में स्थानीय युवाओं ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही मैसेज है, जितने भी सोशल इवल्स हैं उनसे दूर रहें और बढ़ चढ़ के ऐसे प्रोग्राम्स में मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी यहाँ पे अदर भी जो उनके प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं उन पे भी वो उनमें भी आके पार्टिसिपेट करें, प्लस ऐसे प्रोग्राम्स में भी आए और अपने आप को जो ये जहनी इस टाइम परेशान है लोग, जहनी तौर से मुलविस हैं, स्ट्रेस में हैं या ड्रग्स में हैं, वो उस चीज़ से बाहर आएँ और ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। जाहिर है खेल दिलो दिमाग को तरोताजा करने का न केवल एक बेहतर जरिया है बल्कि स्किल बढ़ाने के लिए भी बेहद जरूरी है। तभी तो इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज खासकर यंग जनरेशन को खूब पसंद आ रही है। खुश हैं हम इसके ऊपर कि मैं ये समझता हूँ कि दोबारा भी होना चाहिए, हमारे ऐसे पहाड़ी इलाकों में होना चाहिए जैसे यहाँ कैथसन में हुआ, ऐसे ही वहाँ हमारे समझो एक ऐसा ही ऊपर एरिया दुबन है, ऐसा ही एरिया कुडारा है, ऐसे हमारे इलाकों में होना चाहिए। नीचे तो होते रहे हैं, पहले भी हर बार होते रहे, लेकिन ऐसे ऐसे प्रोग्राम अगर हमारे इस एरिया में हो तो ये हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये बहुत अच्छे हैं। बर्फबारी के माहौल में फुल एंजॉयमेंट। कुछ ऐसी ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उत्तराखंड के औली में भी हो रही है। कुदरत के इस करिश्मे के रोमांच को लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के स्की रिजॉर्ट में एक बार फिर से नेशनल चैंपियनशिप विंटर स्कीइंग गेम्स होने जा रहे हैं जो 12 से 16 फरवरी तक आयोजित होंगे। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। तैयारियां यहाँ पे पूर्ण रूप से हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है गेम्स का, और हम भी बहुत समय के बाद इस बार हाथ आजमाइश करेंगे। माहौल बहुत सुंदर है, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। औली के मुख्य नंदा देवी स्लोप पर बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसे देखते हुए चैंपियनशिप 2 अलग अलग स्लोप पर की जा रही है। स्लोप पर जहां जहां बर्फ की कमी है वहां दूसरे स्थानों से बर्फ लाकर स्लोप को भरा जा रहा है।
इस बार स्कीइंग प्रतियोगिता टावर नंबर 10 से टावर नंबर 9 के बीच आयोजित की जाएगी, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत स्लोप को कवर करने के लिए नेट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जाहिर है, स्नो फेस्टिवल हो या एडवेंचर गेम्स, ऐसे आयोजनों से खेल की भावना तो बढ़ती ही है, साथ ही बर्फीली वादियों में रोमांच का ये अनुभव यादगार बन जाता है। चमोली से कमल नयन, सिलोड़ी और बांदीपुरा से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली कैबिनेट ने आज लखपति बेटी योजना को दी मंजूरी। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। सरकार ने एआई से बने सिंथेटिक कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 में बदलाव किए हैं। इसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार या अदालतों द्वारा चिन्हित किए गए एआई जनरेटेड डीपफेक कंटेंट को हटाने के लिए 3 घंटे की समय सीमा निर्धारित की है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई द्वारा निर्मित कंटेंट को प्रमुखता से लेबल करने का आदेश दिया है। नए नियम 20 फरवरी से लागू होंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया। 2008 की लाडली योजना अब नए प्रारूप के तहत दिल्ली लखपति बेटी के नाम से शुरू होगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली लखपति बेटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत दिल्ली की बेटियों को मिलने वाली 36,000 की राशि बढ़ाकर 56,000 रूपए कर दी गई है। वहीं अलग अलग पड़ाव में ब्याज मिलाकर ये कुल रकम 1 लाख रूपए होगी। एक परिवार से 2 बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं ग्रेजुएशन पूरी होने पर दिल्ली सरकार बेटियों को 20,000 रूपए भी देगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज से राष्ट्रीय स्तर के सरस आजीविका मेले का आयोजन शुरू हो गया। सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में लगे इस मेले में इस बार देश के 30 राज्यों से आई स्वयं सहायता समूह की 900 महिलाएं अपनी कला एवं संस्कृति से जुड़े हस्त निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगा रही हैं। मेला 28 फरवरी तक चलेगा। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध प्रमुख राधा रानी मंदिर में बीएसएफ के जवान अलग अंदाज में नजर आए। यहां दर्शन करने पहुंचे सीमा प्रहरियों ने सेवा भाव जताते हुए मंदिर में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। करीब 40 महिला पुरुष जवानों ने यहां पूरे मंदिर में झाड़ू लगाई, फिर वाइपर से सफाई की। 167 बटालियन का ये दल डिप्टी कमांडेंट चंद्रपाल सिंह की अगुवाई में राधा रानी के दर्शन करने पहुंचा था। राजभोग आरती के बाद जब मंदिर के पट बंद हो गए, तब वहां नियमित साफ सफाई का काम शुरू हुआ। ऐसे में जवानों ने भी उनके साथ मिलकर मंदिर की सफाई की। अभिनेता सुनील शेट्टी ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने यहां मंदिर में गर्भगृह के बाहर महाकाल की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। पूजन के बाद सुनील शेट्टी ने कुछ समय नंदी हॉल में भी बिताया और नंदी महाराज के कानों में मनोकामना कही। 20 दिनों में ये दूसरी बार है जब वो महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। इससे पहले वो बेटे आहन शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले फिल्म की सफलता की कामना लेकर पहुंचे थे और अब वो भगवान महाकाल का धन्यवाद करने मंदिर पहुंचे थे। और अब बात रेडियो के एक अद्भुत म्यूजियम की। रेडियो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि वो एहसास है जो समय के साथ बदलता नहीं। झारखंड के जमशेदपुर में ऐसी ही एक शख्सियत चिन्मय महतो ने इस आवाज को जीते जी संरक्षित रखा है। पुराने जमाने के 900 से ज्यादा रेडियो और ट्रांजिस्टर इनके म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो चले जानते हैं कैसे उनकी दीवानगी ने रेडियो को एक जीवंत विरासत बना दिया है। आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। Deepavali to everybody tuning in this broadcast of All India Radio. बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सायानी। याद कीजिए वो पुराना दौर जब इस आवाज को सुनते ही लोगों के चेहरे खिल जाते थे। अपने फरमाइशी गीतों को सुनने का लोग करते थे बेसब्री से इंतजार। खुशी इस बात की भी होती थी आज रेडियो पर अपना नाम आया है। वो समय था जब रेडियो सिर्फ आवाज नहीं, लोगों की पहचान हुआ करता था। 1920 में जब रेडियो के जरिए पहली बार समाचार प्रसारित हुआ तो ये दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। उस दौर में किसी के पास रेडियो होने का जो सम्मान था वो आज के जमाने के आधुनिक उपकरणों से कम नहीं है। समय के साथ साथ धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में रेडियो की जड़ें एक बरगद के पेड़ से भी ज्यादा मजबूत हो गई। मनोरंजन के आधुनिक साधनों का आविष्कार होता रहा, लेकिन जो जगह रेडियो ने बनाई वो अब भी कायम है। वर्तमान दौर में भले ही ज्यादातर लोग समय निकालकर रेडियो न सुनते हों, लेकिन अब आसपास का वातावरण ऐसा है कि लोग अनजाने में भी रेडियो का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। चाय के ठेले पर, प्राइवेट गाड़ियों से यात्रा के वक्त,
FM सुनना सुखदायी एहसास से कम नहीं होता। मोबाइल के जरिए भी लोग रेडियो से गाने सुनना पसंद करते हैं। तेरह फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है और झारखंड के जमशेदपुर में एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें रेडियो से प्यार है। रेडियो उनका पैशन है। इसी जुनून की वजह से उन्होंने अपने घर में बना रखा है अनोखा रेडियो म्यूजियम, जिसमें 900 से ज्यादा नए पुराने रेडियो संजोए गए हैं। इसी शौक की वजह से जमशेदपुर के चिन्मय महतो को लोग प्यार से रेडियो मैन के नाम से पुकारते हैं। रेडियो का जो सुनने का ये क्रेज है मेरा, ये बचपन से ही मेरा था। मेरे पिताश्री एयरफोर्स में थे, तो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर 1960 में जब बर्मा में उनका स्थापना सेवा में थे, तो घर वापसी के समय उन्होंने एक ट्रांजिस्टर लाए थे, जो कि उस समय मेरा उम्र था 5 साल। उस समय से मैं रेडियो के ऊपर काफ़ी उत्साह लेने लगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक बहुत शौक जैसा बन गया। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 1962 में, जब चिन्मय महतो के पिता, जो एयरफोर्स में थे, युद्ध से लौटते वक्त अपने बेटे के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर उस वक्त के बर्मा से लेकर आए थे। वो ट्रांजिस्टर आज भी चिन्मय महतो ने संभाल कर रखा है। उसी वक्त से जो प्यार रेडियो से हुआ, जो रिश्ता जुड़ा, वो आज तक नहीं टूटा। सालों की मेहनत और लगन से चिन्मय महतो ने अपने घर को एक मिनी रेडियो म्यूजियम बना दिया। ये संग्रहालय आने वाले पीढ़ी, जो हमारे जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं, रेडियो का जो क्या उपकरण है, इसका महत्व क्या था एक समय, उसको जानकारी देने के लिए विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हमने इसको एक प्रदर्शनी के रूप में रखे हैं, ताकि आने वाले बच्चे रेडियो का महत्व के बारे जाने और उनको सविस्तार रूप से हमने विथ डेमोन्स्ट्रेशन करके सारा चीज हमने रेडियो के बारे बताते हैं। इनके पास बुश, मर्फी, फिलिप्स और विदेशी कंपनी आकाई के 900 से ज्यादा रेडियो ट्रांजिस्टर हैं और इनमें ज्यादातर चालू हालत में हैं, जो इनकी रेडियो के प्रति इनकी दीवानगी की एक वानगी है। मेरे इस मिनी रेडियो म्यूजियम में करीब करीब 992 रेडियो सेट, ट्रांजिस्टर, रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड, ये सब संकलन करके सुसज्जित करके रखा हूँ। ये फिलिप्स, बूस, मर्फी, वीडियोकॉन और भी कुछ विदेशी आकाई, तो इस तरह का सभी कंपनी द्वारा निर्मित सभी का मेरे पास उपलब्ध है। रेडियो के जरिए देश ही नहीं, विदेशों से भी चिन्मय महतो का रिश्ता जुड़ा। वॉइस ऑफ जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो रोमानिया जैसे कई रेडियो स्टेशनों से आज भी उनके पास पत्र आते हैं। अभी विदेशी का जितने भी है प्रोग्राम, रेडियो जापान, NHK, रोमानिया, सभी कोरिया, सभी से बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग व्यू कार्ड, स्टिकर, पोस्टर, बुक्स, मैगजीन सब भेजते हैं। तो रेडियो का माध्यम से जो मैं अपना प्रोफेशन के साथ साथ ये रेडियो से जुड़े थे, इस रेडियो ने हमें बहुत ही मान और सम्मान दिया। रेडियो चिन्मय के लिए सिर्फ मशीन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर में भी रेडियो की अहमियत कम नहीं हुई है। चिन्मय का ये प्रयास बताता है कि रेडियो सिर्फ बीते समय की चीज नहीं बल्कि हमारी विरासत है। आज भले ही दुनिया बदल गई हो, तकनीक आगे बढ़ गई हो, लेकिन रेडियो की वो गर्माहट, वो अपनापन आज भी जिंदा है और इसे जिंदा रखे हुए है रेडियो मैन चिन्मय महतो। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए।
हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 208 अंकों पर 84,274 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 68 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,935 पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 2200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,60,700 रुपए हो गई। हालांकि चांदी 7,500 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,64,500 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। मंगलवार को रुपया 9 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 57 पैसे हो गई। फरारी अपनी नई फ्लैगशिप कार 849 टेस्टारोसा को भारत में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इस हाइब्रिड हाइपर कार को अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। ये कार अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने रेट्रो लुक के लिए भी चर्चा में है। दावा है कि ये कार महज 2.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 330 किलोमीटर प्रति घंटा है। 849 टेस्टारोसा की कीमत 10.37 करोड़ रुपए से शुरू होगी। भारत में इसका सीधा मुकाबला लैम्बोर्गिनी रेव्यूल्टो से होगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत पाकिस्तान महामुकाबले की। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज और क्या हो सकती है कि भारत और पाकिस्तान के का महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में अपने तय स्केड्यूल के हिसाब से ही हो रहा है। रविवार को लाहौर में हुई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, आईसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य मुबशर उस्मानी और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की लाहौर में बैठक हुई। इस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने भी शिरकत की और इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की अनुमति दे दी। रविवार को दिन में पहले यह रिपोर्ट आई थी कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, जिस पर सोमवार यानी कि 9 फरवरी को आईसीसी की ओर से पुष्टि हुई कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलेगा। जबकि श्रीलंका क्रिकेट ने पहले ही पीसीबी से अपील की थी कि वो मैच का बहिष्कार न करे। वहीं मैच को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है, जिससे फैंस में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि वनडे और T20 वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए मुकाबलों की बात करें तो भारत का पलड़ा हमेशा ही पाकिस्तान पर भारी रहा है। इस मुद्दे पर हमने क्रिकेट फैन से भी बात की और उनकी राय भी जाननी चाहिए। किस तरह से देखते हैं? पहले तो पाकिस्तान ने ना की, मान नहीं रहा था, अब मान गया है। ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा है और पर्दे के पीछे जो भी नेगोशिएशंस हुए हैं ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहा है और क्रिकेट होना चाहिए। क्रिकेट के हक में ये फैसला लिया गया है और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बहुत बड़े स्तर के होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और ये क्रिकेट के फेवर में हुआ है। और आपने कहा ना कि क्रिकेट प्रेमी होने के नाते हम ये चाहेंगे कि इस तरह की मैचेस हों और ये हमें जो है सुपर संडे को देखने को महामुकाबला मिलेगा और जीत तो तय है। हमेशा से वर्ल्ड कप में हम जीतते आए हैं और हम ही जीतेंगे। इस बार सर माहौल टाइट रहेगा सर। थोड़ी सी लोगों के अंदर जो मतलब एक भावना थी हमारे भारत में, उसका रीज़न ये हो पाया कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड और वहाँ की राजनीति थोड़ा इन्वॉल्व हुई, जिसके कारण माहौल गड़बड़ हुआ। मगर ये पाकिस्तान का अच्छा डिसीजन है मैच में वापसी आने का, क्योंकि एक्साइटेड गेम है। और मैंने पहले भी कहा कि सर क्रिकेट जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस गेम है, तो इस गेम में जब होगा संडे को सर तो एक्साइटेड तो रहेंगे ही हम। और वर्ल्ड जैसे सर ने कहा, खान सर ने, कि वर्ल्ड कप में हमने हर बार उनको पीटा है, इस बार भी पीटे। मेरा कहना सर यही है कि हम लोग तो स्पोर्ट्स पर्सन है और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी गेम हो, पूरा वर्ल्ड मतलब क्रिकेट से इंटरेस्टेड है। और पाकिस्तान ने जो भी राजनीतिक मतलब मसला है वो तो अलग बात है, लेकिन ये डिसीजन लेकर कि हम लोग खेलेंगे ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा। और जो खान सर ने हमारी बोला कि हम लोग तो मतलब हरदम शिकस्त देते आए हैं, तो शिकस्त तो हम हरदम देंगे ही, आगे भी देंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, उससे राजनीतिक से मतलब नहीं रखना चाहिए स्पोर्ट्स को पूरा अलग रखें राजनीतिक से एकदम। अपने भारतीय टीम में कौन सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा? क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान के खिलाफ? सर बैट्समैन तो बहुत सारे लोग हैं सर हमारे पास, बॉलिंग भी ऑप्शन बहुत अच्छा है सर। और देखिए सूर्य कुमार यादव हमारे कप्तान रहेंगे और मतलब अच्छा है कि सारे बैट्समैन और बॉलर सारे परफॉर्मेंस बेस्ट करेंगे सर। अभिषेक शर्मा भी हैं सर, बेस्ट हैं बैटिंग तो देख ही रहे हैं सर आप भी। और पूरी पाकिस्तान तो सर खैर उन्हीं से भी डर रही है
बेस्ट बैट्समैन रहे हैं भाई अभिषेक शर्मा भी। उनकी जो बैटिंग देख के पूरा पाकिस्तान उनसे अभी तो खौफ खा रहा है। इसके पीछे वही वजह है कि वो अगर ना नहीं कहते तो उन्होंने जो बांग्लादेश के संग पॉलिटिक्स करके उनको वर्ल्ड कप से बाहर कराया, उस चीज़ को कैसे जस्टिफाइड करते। तो इसलिए उन्होंने पहले ना बोला ताकि बांग्लादेश को लगे कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। फिर उन्होंने जब देखा कि मुझे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संकट हो सकता है, फिर उन्होंने उस बात को समझा कि ये मेरे लिए जो है अच्छी बात नहीं है। हमारा बोर्ड जो है काफ़ी इससे सफ़र करेगा, काफ़ी मैचेस जाएंगे, बैन लगेंगे जो आईसीसी ने बोला। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम मैच खेलेंगे। और हम लोग तो बस चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच खेले, वर्ल्ड कप में तो ज़रूर खेले, क्योंकि वर्ल्ड कप में आईसीसी की टूर्नामेंट है, खेलता है और इंडिया उनको हमेशा धूल चढ़ाता है। जब पाकिस्तान माना गया तो हम लोग बहुत निराश हुए, क्योंकि हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पे। जैसा कि हमारा टीम का अभिषेक शर्मा, विराट, ये ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसा देखकर हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं। उसके साथ पाकिस्तान के साथ मैच खेलने में हम लोग को बहुत मजा आता है और हम लोग सब कुछ काम धाम छोड़कर मैच के लिए हम लोग तैयार बैठ जाते हैं, पहले ही से सब रेडी करके रखते हैं। और पाकिस्तान जब नहीं आया तो उसका तो जो भी अंदरूनी बात होगा वो तो उसका है, लेकिन हम लोग अभी आया तो हम लोग बहुत उत्साहित है, वेलकम है उसके लिए। और अब रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज बात करेंगे देश की उस शिक्षक की जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का तमगा हासिल कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में पैदा हुई रूबल नागी ने कला को शिक्षा से जोड़ा। स्लम की दीवारों पर भित्तियों और चित्रों के जरिए गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाई। 30 बच्चों से शुरुआत करने वाली रूबल नागी के आज देश में 800 लर्निंग सेंटर्स हैं, जहां स्कूल की चौखट से डरने वाले बच्चे आज आत्मविश्वास से पढ़ रहे हैं। उनके जमीनी सफर ने उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज तक पहुंचा दिया और आज पढ़ाने के उनके जुनून के चलते दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। दुबई में हुई वर्ल्ड गवर्नेंस समिट में 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज लेते हुए जिस भारतीय महिला को आप देख रहे हैं वो रूबल नागी है, जिन्हें जमीनी स्तर पर किए गए काम में ग्लोबल पहचान दिलाई है। सोशल वर्कर, कलाकार और टीचर रूबल नागी $10 लाख यानी करीब 9 करोड़ रुपए के इस पुरस्कार को पाने के बाद भारत की पहली और दुनिया की 10वीं महिला बन गई हैं, जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ है। ग्लोबल टीचर प्राइज देने वाले वर्की फाउंडेशन ने रूबल के बारे में कहा कि रूबल नागी टीचिंग की सबसे अच्छी चीजें दिखाती हैं, हिम्मत, क्रिएटिविटी, दया और हर बच्चे की क्षमता में अटूट विश्वास। पिछड़े समुदायों तक शिक्षा पहुंचाकर उन्होंने न सिर्फ लोगों की जिंदगी बदली है, बल्कि परिवारों और समुदायों को भी मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर में जन्मी रिटायर्ड कर्नल ज्ञान सिंह सूडान की बेटी रूबल का बचपन का सपना था कि हर बच्चा स्कूल जाए। शादी के बाद वो मुंबई आ गई। 27 साल पहले रूबल नागी के बचपन के सपने ने जमीनी आकार लिया। ऑलमोस्ट 25-26 साल पहले जब मैं मुंबई आई थी, नाउ दिस ईयर विल बी द 27th ईयर ऑफ मी बीइंग इन महाराष्ट्र मुंबई, तब 1 साल के बीच में ही मैंने बहुत सारे आर्ट वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए थे। एंड एक तो वर्कशॉप्स के एक्सपीरियंस स्पेशली ऐसे थे जो बहुत हार्ट रेंचिंग थे और बहुत मुझे उन्होंने भावुक कर दिया कि अगर एक बच्चे ने पेंसिल नहीं देखी तो आप क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी तरफ से कैसे कंट्रीब्यूट करूं कि मुझे दोबारा कोई ऐसा बच्चा ना मिले जिसने एक पेंसिल नहीं देखी, क्योंकि आई थिंक पेंसिल भले आप स्कूल जाएं ना जाएं आपने देखी तो है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं आपकी लाइफ का, तो ये एक वैसा एक्सपीरियंस था। शिक्षा को कला से जोड़ने का प्रयोग कर रूबल ने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। बच्चे खेल खेल में सीखे, इसके लिए उन्होंने झुग्गियों और बस्तियों की दीवारों को पढ़ाई का जरिया बना दिया। दीवारों पर चित्रों को उकेर कर उन्होंने बच्चों को सभी विषयों से रूबरू कराया, रुचिकर बनाया। रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के जरिए वो देश में 800 से ज्यादा लर्निंग सेंटर खोल चुकी हैं, जो गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराता है। आर्ट बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सब बच्चे आगे जाके आर्टिस्ट बनेंगे। फोकस ये था कि हम लर्निंग को कैसे फन बना के रखें, इसलिए हमारी टैगलाइन भी है एजुकेटिंग थ्रू आर्ट, लेट्स मेक लर्निंग फन। तो जब बच्चों को कुछ चीजों में सीखने में, शिक्षा में मजा आने लगे तो पढ़ाई भी आसान हो जाती है। जैसे हम भी अगर वो काम करें जिससे हम
खुश हैं, जिससे हम एंजॉय करते हैं, सो लर्निंग बिकम्स इजी। तो आपको सीखने में बहुत मदद होती है। आपको सिर्फ किताबें पढ़ के याद करने के लिए, वो बोलते हैं उतना स्ट्रेस आपको दिमाग पे नहीं लगाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आर्ट बेस्ड एजुकेशन जब हमने बच्चों में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, तो हमने देखा कि जो बच्चे स्कूल नहीं भी आ रहे थे वो भी आने लगे, जो बच्चे नहीं जाते थे वो भी आके हमारे वर्कशॉप कहने लगे कि मैम हमें भी स्कूल जाइए। रूबल मानती है कि शिक्षा सुविधा नहीं, हर बच्चे का हक है। अगर बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पाता तो स्कूल को बच्चे तक पहुंचना चाहिए। रूबल बच्चों के पेरेंट्स को भी खास संदेश दे रही है। जब मेंटल हेल्थ बच्चों की इसीलिए खराब है क्योंकि हम सिर्फ उनको बेटा पास होना है, अच्छे नंबर लेने, एक रैट रेस में बच्चों को हमने डाल दिया है। लेकिन हमें फोकस करना है कि बच्चा सही मायने में कैसे सीख के अपने स्कूल से निकले, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन खाली सर्टिफिकेट लेने से, डिग्री हाथ में लेने से नहीं होती है। सही संस्कार, सही प्रिंसिपल बच्चों को अगर हम बचपन से ही देंगे, घरों से, लर्निंग सेंटर से, स्कूल से, तो बच्चे आगे जाके वो सब इश्यूज से जिससे हमारा आज पूरा देश और विश्व जूझ रहा है, वो हमें आप देखेंगे उसमें भी कितना ड्रॉप आउट हो जाएगा रेट, कितना मतलब ऊपर चला जाएगा और अच्छी चीजें ऊपर आएंगी। उनको ग्लोबल टीचर प्राइज मिलने की खबर जब जन्म नगरी कश्मीर पहुंची तो एलओसी पर तंगधार के करनाह गांव के उनके लर्निंग सेंटर के बच्चों ने न सिर्फ अपनी टीचर का शुक्रिया अदा किया बल्कि बधाई भी दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रूबल नेगी जी का, जिन्होंने हमें कंप्यूटर लैब दी, और मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ग्लोबल टीचिंग प्राइज़ जीता। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अवार्ड हासिल करें। मैं हूँ शहजाद मकबूल और पिछले 4 साल से मदरसा शाही हमदान में कुरान की तालीम हासिल कर रहा हूँ और साथ ही साथ में कुछ महीनों से मैं कंप्यूटर भी सीख रहा हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ रूबल नेगी जी का कि जिन्होंने हमें ये कंप्यूटर देकर हमें ये कंप्यूटर सीखने का मौका दिया। हमें ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि जो उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला। मैं उनको अपनी तरफ से और अपनी मदरसा की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रूबल की कोशिशों से कई बच्चों को नई जिंदगी मिली और वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े। 30 बच्चों से शुरू हुआ कारवां आज 10 लाख से ज्यादा बच्चों तक पहुंच चुका है। 2022 में उन पर एक किताब द स्लम क्वीन भी आई थी। वो इनाम में मिली राशि का इस्तेमाल एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने में करना चाहती है जो मुफ्त वोकेशनल ट्रेनिंग देगा। रूबल नेगी का सफर बताता है कि इंसान की सोच और मेहनत समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। बढ़ाने के उनके जुनून के चलते आज दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। कला के जरिए शिक्षा देने के नवाचार ने उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बना दिया। उनकी ये उपलब्धि सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि सबूत है कि अगर इरादा मजबूत हो तो झुग्गी की दीवारें भी बच्चों के सपनों की नींव बन सकती हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने यूएई को हराया और नीदरलैंड ने नामीबिया को मात दी। वहीं क्रिकेट के महानतम गुरु सचिन तेंदुलकर ने अंडर-19 विजेता टीम के कप्तान आयुष को दी गिफ्ट में जर्सी। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। T20 वर्ल्ड कप में आज चेन्नई में फिन एलन और टीम सिफर्ट की विस्फोटक 50s के जरिए न्यूजीलैंड ने यूएई को T20 वर्ल्ड कप ग्रुप डी मैच में 10 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने न्यूजीलैंड को 174 रनों का लक्ष्य दिया है। न्यूजीलैंड ने 174 रन का लक्ष्य सिर्फ 15.2 ओवर में हासिल कर लिया। वहीं आज सुबह ग्रुप ए मैच में नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। पहले बैटिंग करते हुए नामीबिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। नीदरलैंड टीम ने 157 रन का टारगेट 18 ओवर में 3 विकेट पर चेज कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अगले मुकाबले के लिए तैयार है। 12 फरवरी को ब्लू ब्रिगेड दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। उससे पहले सूर्या एंड कंपनी मस्ती धमाल का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के दिल्ली पहुंचने से पहले विमान में मौज मस्ती की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें टीम मस्ती और धमाल के साथ ये भी बता रही है कि महामुकाबले के लिए हम इतने तैयार हैं कि फुर्सत के पलों में धमाल कर रहे हैं और 12 तारीख के महामुकाबले के लिए दिल्ली में दम दिखाने को रेडी हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान आयुष महात्रे को सचिन तेंदुलकर ने खास तोहफा दिया है। सचिन ने आयुष को जीत पर बधाई दी। इस खास मौके पर सचिन ने आयुष को वो जर्सी भी गिफ्ट की जो उन्होंने अपने करियर की आखिरी सीरीज में पहनी थी। इस खास मौके पर आयुष के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। ये जर्सी मिलने पर आयुष ने खुशी भी जताई।
और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।